आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर को पूरा जरूर देखें और अगर खबर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन यूपी के थाने में फोन बजता है। फोन एक पुलिस वाले ने उठाया और फोन उठाते ही पूछा, बताइए क्या बात है। जिस पर कॉल करने वाला शख्स कहता है कि साहब, यहां सैयद बाबा की मजार के पास एक लड़का पड़ा हुआ है, उसके शरीर से खून बह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग जल्दी आ जाइए। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि आप परेशान ना हो, वहीं रुकिए, हम तुरंत पहुंचते हैं। कुछ वक्त में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पहुंची तो तमाम लोगों की भीड़ लगी होती है। पुलिस सभी को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ती है तो सामने जमीन पर एक नौजवान पड़ा होता है। नौजवान की हालत देखते ही पुलिस वालों ने पहली नजर में ही समझ लिया कि इस लड़के की जान जा चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह होती है कि लड़के के एक हाथ में चाकू होता है, दूसरे हाथ में एक चिट्ठी होती है और उसके सीने पर एक लड़की की तस्वीर होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि वो मेरी जिंदगी है, उसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, मैं 1.5 लाख रुपए उसके पीछे लगा चुका हूं। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद साफ हो गया कि इस लड़के ने अपनी प्रेमिका की जुदाई से परेशान होकर अपनी जान दे दी। सभी लोग यही मानकर चल रहे होते हैं, इसे महज एक हादसा माना जा रहा होता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस की थ्योरी और लोगों के कयासों को बिल्कुल पलट कर रख दिया। असल में रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव के सीने पर कई गहरे जख्म हैं जो कि धारदार हथियार के होते हैं। बस क्या था, पुलिस ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए और आखिरकार मामले का खुलासा करते हुए एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया, क्योंकि उस नौजवान की जान तंत्र मंत्र और वशीकरण के चक्कर में गई होती है और जाने अनजाने उस बेचारे ने शैतान के साथ अपनी जान का सौदा कर दिया होता है। यह कहानी इतनी अजीब है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये सच्ची घटना यूपी के कानपुर देहात जिले के शिवली कोतवाली क्षेत्र में मौजूद केशरी अरशदपुर गांव की है। इसी गांव में संतराम अपनी पत्नी सुखदेवी, बेटा प्रमोद और राजबाबू के साथ रहते हैं। प्रमोद की शादी हो चुकी है, राजा बाबू जो है वो बीए का छात्र है और संतराम खेती किसानी करते हैं, उसी से उनका घर चलता है। संतराम का 26 साल का बेटा राजा बाबू गांव के ही रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। यह प्यार एक तरफा होता है, यानी राजा बाबू जिस लड़की को प्यार करता उस लड़की को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इसी साल मई के महीने में लड़की की शादी हो गई। अब लड़की की शादी हुई तो राजा बाबू बिल्कुल परेशान होने लगा, वो परेशान रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। वो किसी भी हाल बस उस लड़की को हासिल करना चाहता था। अब राजा बाबू सोचने लगा कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, वो मकसद भी मुझसे छिन गया, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा। बहुत परेशान, एक मतलब ये कह लीजिए कि बिखरा हुआ आशिक, कुछ ऐसी हालत हो गई। इसी दौरान जो है राजा बाबू की मुलाकात नीलू नाम के तांत्रिक से हुई। राजा बाबू ने नीलू से कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान। जिस पर तांत्रिक ने नीलू से राजा बाबू से पूछा, कहो बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है। जिस पर राजा बाबू ने बताया कि बाबा मैं गांव के रहने वाली लड़की से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उस लड़की की शादी हो चुकी है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं किसी भी हाल में उस लड़की को हासिल करना चाहता हूं, वो बस किसी भी तरह मुझे मिल जाए। तांत्रिक नीलू से कहता है, बस इतनी सी बात, तुम परेशान ना हो, मैं हवन करूंगा, मेरे पास वो शक्तियां हैं जिससे मैं उस लड़की को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा और वो लड़की तुम्हारे वश में हो जाएगी। तांत्रिक की बात सुनते ही राजा बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा बाबू ने तांत्रिक से कहा कि बाबा जो भी हो बस आप जल्दी कर दीजिए। इसके बाद तांत्रिक ने राजा बाबू से कहा कि राजा काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बेटा एक दिक्कत है, इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे। राजा बाबू ने पूछा, बाबा कितने पैसे खर्च होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ जीना चाहता हूं और वो मुझे प्यार करे। राजा बाबू ने तांत्रिक को 36,000 रुपए दिए और तांत्रिक ने हवन तंत्र मंत्र और तमाम पूजा वगैरह का ढोंग किया। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, हवन करने के कुछ दिनों के बाद ही लड़की का उसके पति से विवाद हो गया और वो वापस अपने मायके आकर रहने लग गई।
अब राजा बाबू को तांत्रिक के दावे पर यकीन हो गया। राजा बाबू को लगने लगा कि नीलू जो तांत्रिक है उसकी तंत्र साधना की वजह से ही उसकी प्रेमिका जिससे वो प्यार करता है उस लड़की और उसके पति के बीच में विवाद हो गया। अब देखो लड़की वापस मायके भी आ गई। अगर मैं थोड़ी और कोशिश कर लूं, बाबा थोड़ी और कोशिश कर दें, तो नो डाउट कि लड़की जो है मुझे मिल जाएगी और मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। लड़की जब अपने मायके वापस आ गई तो राजा बाबू खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा बाबू दौड़ा दौड़ा जो है वापस तांत्रिक नीलू के पास पहुंचता है और उनसे कहता है नीलू से कि बाबा आपकी शक्तियों की वजह से, आपके हवन की वजह से मेरी प्रेमिका जिससे मैं प्यार करता हूं वो लड़की वापस अपने मायके आ गई। उसका उसके पति से विवाद हो गया है। बाबा आप कुछ भी करिए, बस वो किसी तरह मेरी हो जाए, वो मेरे वश में आ जाए और मैं उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी जीऊं। ये बात सुनते ही तांत्रिक नीलू जो है कहता है बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन और इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी, एक बड़ा हवन करना होगा, लेकिन एक दिक्कत है। इस पर राजा बाबू पूछता है ये बाबा क्या दिक्कत है? तो नीलू से कहता है बेटा इस हवन में काफी पैसे खर्च होंगे। जिस पर राजा बाबू पूछता है नीलू से बाबा कितने पैसे खर्च होंगे? जिस पर तांत्रिक नीलू ने कहा कि इस बार 6 लाख रुपए लगेंगे और वो लड़की तुम्हारे कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाएगी। तांत्रिक की डिमांड सुनते ही राजा बाबू चौंक गया। अब राजा बाबू तो ठहरा पढ़ने निकलने वाला लड़का, बेरोजगार, वो तो बीए की पढ़ाई कर रहा होता है, ऐसे में 6 लाख रुपए कहां से लाता? अब दोनों में डीलिंग शुरू होती है। राजा बाबू कहता नहीं बाबा मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं। चूंकि नीलू ये समझ चुका होता है कि राजा जो है इस लड़की को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोनों में काफी देर तक डीलिंग होती रही और मामला जाके 2 लाख रुपयों पर डन हो गया। 24 नवंबर की शाम जो हाल ही में गुजरी है, तांत्रिक नीलू ने राजा बाबू को अपने गांव बुलाया। शाम को दोनों जो है हवन करने के लिए खेतों की तरफ गए। उससे पहले राजा और तांत्रिक दोनों ने शराब की दुकान से शराब खरीदी और उसे लेकर सैयद बाबा की मजार के पास एक सुनसान खेत में पहुंच जाते हैं। वहां दोनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के बाद तांत्रिक को यह तो पता चल गया होता है कि राजा बाबू पैसे ले आया है। अब वहां पर एक खेल रचा जाता है। तांत्रिक नीलू राजा बाबू से कहता है कि इसके लिए एक बड़ा तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, इसके लिए कागज पर कुछ लिखना होगा। कागज पर राजा ने लिखा कि वो मेरी जिंदगी है, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं, मैं 1.5 लाख रुपए उसके पीछे लगा चुका हूं। इतना लिखवाने के बाद तांत्रिक नीलू ने तंत्र मंत्र का ढोंग शुरू किया और फिर राजा को शराब पिलाई और राजा बाबू नशे में धुत हो गया। जब राजा बाबू का नशा हद से गुजर गया तो तांत्रिक नीलू ने उससे पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन राजा बाबू ने उसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद तांत्रिक नीलू ने राजा बाबू के सीने पर चाकू से वार किया और उसके सीने पे एक के बाद एक कई वार किए, जिससे राजा बाबू की जान चली गई और तांत्रिक नीलू ने राजा बाबू के शव को वहीं झाड़ियों में छोड़ दिया और पैसे और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। अगले ही दिन राजा बाबू का खून से सना हुआ शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तांत्रिक नीलू की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब नीलू से पूछताछ शुरू की तो वो तमाम तरह की कहानियां सुनाने लगा, इधर उधर शेरों कहानियां सुनाता रहा, पुलिस को इधर उधर टहलाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बरती तो नीलू पोपट की तरह बोलने लगा और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने जो है नीलू को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बहुत बड़े मामले का खुलासा करते हुए अपना एक केस तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसी के साथ तंत्र मंत्र और साधना का एक ढोंग, एक स्वांग भरा खेल जिसने एक इंसान की जिंदगी निकल ली, वो मामला भी उखड़ कर सबके सामने आ गया। इस वक्त राजा बाबू के परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब हम अपने उन दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम है नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार बहराइच से ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सरोज कुमार है, वसीम अहमद है। सरोज कुमार बहराइच से हैं तो वसीम अहमद अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं। वसीम जो है एक पत्रकार हैं, बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं और ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और लगातार हमारी खबरों को देखते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। वसीम जी और सरोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लखनलाल हैं। लखनलाल जी ने अपने ज़िले का नाम नहीं भेजा है। उसके बाद आज़ाद अहमद हैं, ये बहराइच ज़िले से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद इम्तियाज़ अहमद हैं। इम्तियाज़ अहमद जो है जयपुर के रहने वाले हैं और वहीं से अपने हमारे जो रेगुलर व्यूवर हैं और हमारी खबरों को देखते हैं, लगातार कमेंट करते हैं और अपनी राय रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शरीफ है, शरीफ जी ने भी अपने ज़िले का नाम नहीं भेजा। उसके बाद रिया सिंह, रिया सिंह लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं और कुलदीप द्विवेदी हैं। कुलदीप द्विवेदी पत्रकार हैं
और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली की पत्रकारिता में, दिल्ली में जो बड़े चैनल्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और एक अच्छे पत्रकार हैं और लगातार हमारे चैनल्स को देखते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।